हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर एसएससी। आज हम लोग 1 अक्टूबर 2025 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने वाले, जो एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग ये वीडियो देख सकें। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का होता है। माता के आशीर्वाद से हम सभी लोग अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। चलिए आज का सुविचार देखते हैं। ज्ञान वही उत्तम है जो व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण में सहायक हो। यानी ज्ञान का मतलब वही अच्छा होता है जो एक व्यक्ति को एक अच्छा व्यक्ति बना सके, जिसमें राष्ट्र निर्माण में वो अपने योगदान दे सके। चलिए हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किसको अगले 2 सालों के लिए पुनः भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर दिया गया? तो पुनः नियुक्त किया गया है 2 सालों के लिए। ये किनको नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी जी को दोबारा नियुक्त किया गया है। देखिए एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमनी को 2 साल की अवधि के लिए फिर से भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया है। उनका वर्तमान कार्यकाल 30 सितंबर 2025 को समाप्त हो रहा था। वे भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। कितने नंबर के हैं? 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। इसको स्टैटिक जीके देख लेते हैं। संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 के तहत भारत का एक महान्यायवादी पद का प्रावधान करता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। योग्यता सर्वोच्च न्यायालय या न्यायाधीश से नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए। योग्यता, कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद होते हैं। प्रथम महान्यायवादी MC सेतलवाड़ जी थे। MC सेतलवाड़ जी थे। रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। इनका मेन काम क्या है? भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कानूनी मामले पर सलाह देता है। उसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। वह संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं दे सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि वो दोनों सदनों में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। दूसरा नंबर देखिए, किसकी अध्यक्षता में गंगा संरक्षण पर अधिकार प्राप्त कार्यबल की 16वीं बैठक आयोजित की गई है? तो किसकी अध्यक्षता में गंगा संरक्षण पर अधिकार प्राप्त बल की 16वीं बैठक आयोजित की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ आंसर टिक ही है। चलिए, यूनियन वाटर पावर मिनिस्टर CR पटेल, इन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पटेल द्वारा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अधिकार प्राप्त कार्यबल की 16वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ये बैठक नई दिल्ली में हुई है, ध्यान रखिएगा। 16वीं नंबर की नई बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इस बैठक में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को फिर से जीवंत करने के लिए चल रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई है। स्टैटिक जीके देख लीजिए। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ये कब, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 12 अगस्त 2011 को हुई थी। मंत्रालय कौन सा आता है? कौन से मंत्रालय के अंदर में आता है? जल शक्ति मंत्रालय। उद्देश्य है गंगा नदी के प्रदूषण को प्रभावी ढंग से कम करना और उसका संरक्षण और कायाकल्प करना। प्रमुख योजना नमामि गंगे कार्यक्रम। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जो जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ये नमामि गंगे जो कार्यक्रम है, ये जून 2014 में स्टार्ट किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करना और उसे संरक्षित करना है। संयुक्त राष्ट्र ने गंगा नदी को फिर से जीवंत करने के लिए नमामि गंगे पहल की दुनिया में के शीर्ष 10 पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने कोपेनहेगन में यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन से पहले सभी नागरिक ड्रोन उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो कौन से देश ने ये प्रतिबंध लगाया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। डेनमार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन, डेनमार्क ने कोपेनहेगन में आयोजित होने वाले यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में पहले सुरक्षा कारणों से सभी नागरिक ड्रोन उड़ाने पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया। यह उपाय शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले नेताओं और प्रतिनिधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। देखिए डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, मुद्रा डेनिश क्रोन चलती है, प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन है। भौगोलिक स्थिति, यह एक उत्तर यूरोपीय देश है जो जूटलैंड प्रायद्वीप और कई द्वीपों से बना हुआ है। इस प्रायद्वीप का नाम याद रखिएगा कि डेनमार्क किस पे है, जूटलैंड प्रायद्वीप पर है। रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। यूरोपीय संघ 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में मास्ट्रिक्ट संधि से हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिथुन मनहास को। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जम्मू कश्मीर के पूर्व क्रिकेटर मिथुन मनहास को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया और 37वां अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने रोजर बिन्नी का स्थान लिया है। मनहास इससे पहले जम्मू कश्मीर क्रिकेट टीम के कोच और चयनकर्ता के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, महाराष्ट्र। सचिव अभी जयशाह हैं, उपाध्यक्ष भी राजीव शुक्ला हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आर.ई. ग्रांट गोवेन। बीसीसीआई भारत के क्रिकेट के लिए एक राष्ट्रीय शासी निकाय है। यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का पूर्ण सदस्य है। बीसीसीआई दुनिया में सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत भारत में लगभग कितने पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना, ये ध्यान रखिएगा कौन सी योजना है, पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 72,300। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए केंद्र सरकार ने देश के इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई ड्राइव योजना के तहत 72,300 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। इसका उद्देश्य देश भर में भारत में एक मजबूत ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। स्टैटिक जीके देखते हैं। पीएम ई ड्राइव योजना से कौन सा मंत्रालय से संबंधित है? भारी उद्योग मंत्रालय। उद्देश्य है देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करना। लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक भारत को 100% इलेक्ट्रिक वाहन राष्ट्र बनाना है। यह योजना फेम का फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया योजना का हिस्सा है। यह योजना के तहत सरकार चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसका मुख्य लक्ष्य राजमार्गों और शहर में हर 3 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करना है। नेक्स्ट, आयुष मंत्रालय द्वारा कहाँ देश के पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान का देखभाल केंद्र सरकार का शुभारंभ किया गया है? तो आयुष मंत्रालय द्वारा कहाँ पर देश का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान एवं देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा गोवा। गोवा में है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा में है। देखिए यहाँ नीचे एक्सप्लेनेशन, आयुष मंत्रालय ने गोवा में स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में
देश के पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान एवं देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया है। इस केंद्र का उद्देश्य कैंसर के इलाज में पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा के साथ जोड़कर एक समग्र उपचार पद्धति विकसित करना है। यानी ये वाला केंद्र मेन कैंसर के इलाज के लिए खोला गया है, जो आयुर्वेदिक चिकित्सा के द्वारा किया जाने का। चलिए आयुष मंत्रालय के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2014 को। 9 नवंबर 2014 को इसका गठन हुआ था। आयुष मंत्रालय का फुल फॉर्म क्या है? आयुष मंत्रालय इसका फुल फॉर्म होता है आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। इसका उद्देश्य है भारत में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली का विकास करना, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना। गोवा के बारे में पढ़ लेते हैं। गोवा की राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और राज्यपाल अभी अशोक गजपति राजू हैं। यहाँ लिख लीजिएगा, अशोक गजपति राजू। ऑन्कोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो कैंसर के अध्ययन के उपचार से संबंधित है। कैंसर के अध्ययन को और उसके उपचार से संबंधित को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। यह केंद्र कैंसर रोगियों के लिए कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी जैसे उपचार के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए आयुर्वेदिक उपचारों की भूमिका का शोध करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में किसने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैलेश कुमार। बी इसका सही आंसर हो जाएगा, शैलेश कुमार तो सही आंसर हो जाएगा। जापान के कोबे में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय एथलीट शैलेश कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यह इस चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। देखिए, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजक कौन है? अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति। प्रथम आयोजन कब हुआ था? 1994 बर्लिन, जर्मनी में। इसका उद्देश्य विकलांग एथलीटों के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता। जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा येन चलती है। प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा हैं। शिगेरू इशिबा अभी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। शैलेश कुमार बिहार के जमुई जिले के रहने वाले हैं। ये ध्यान रखिएगा कि कौन से राज्य के हैं, बिहार के जमुई जिले के हैं। T63 वर्गीकरण उन एथलीटों के लिए है जिनके एक पैर में समस्या होती है और वे कृत्रिम अंग के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं। उन्होंने 2023 में पेरिस में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत जम्मू कश्मीर के किस जिले में आकांक्षी कृषि जिले के रूप में चुना गया? तो जम्मू कश्मीर के कौन से जिले को आकांक्षी कृषि जिले के रूप में चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किश्तवाड़ जिला। किश्तवाड़ जिला इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले को आकांक्षी कृषि जिले के रूप में चुना गया है। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना और जिले में किसानों की आय की वृद्धि करना है। जम्मू कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश है। वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। राजधानी श्रीनगर है। ग्रीष्मकाल में और शीतकालीन में जम्मू होती है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? जनवरी 2018 में। उद्देश्य देश के सबसे अविकसित जिलों को तेजी से और प्रभावी ढंग से विकास करना। रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए शुरू की गई एक व्यापक पहल है। किश्तवाड़ जिला केसर और सेब के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। ये ध्यान रखिएगा,
कि किश्तवाड़ जिला केसर और सेब के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इस योजना के तहत जिले में सिंचाई सुविधा, बीज की गुणवत्ता और बाजार पहुंच में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नेक्स्ट, किस मंत्रालय द्वारा 27 सितंबर 2025 को स्वच्छ शहर जोड़ी पहल की शुरुआत की गई? तो स्वच्छ शहर जोड़ी पहल की शुरुआत की गई, ये किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय महुआ द्वारा किया गया है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने विश्व पर्यटन दिवस जो 27 सितंबर को आता है के अवसर पर स्वच्छ शहर जोड़ी पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य पर्यटन स्थलों व शहरों में सफाई और स्वच्छता के उच्चतम मानकों को बढ़ावा देना है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अभी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। स्थापना 1952 को हुई थी। प्रमुख मिशन है स्वच्छ भारत मिशन, अमृत स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। इस पहल के तहत शहरों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाएगा ताकि वे स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करें। यह पहल स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का ही हिस्सा है। इसका लक्ष्य पर्यटन को बढ़ावा देना है और पर्यटकों को एक स्वच्छ और सुखद अनुभव प्रदान करना है। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के लिए प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के लिए संयुक्त रूप से भारत और किस देश ने सह प्रायोजित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत और आयरलैंड ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के लिए एक प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य वैश्विक पोषण, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास में डेयरी क्षेत्र में महत्व को उजागर करना है। इसका स्टैटिक देख लेते हैं। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, मुद्रा वहाँ यूरो चलती है, प्रधानमंत्री वहाँ पे अभी माइकल मार्टिन है। कौन है? माइकल मार्टिन। ये भारत विश्व में दूध उत्पादन में नंबर 1 पे है, पहला स्थान रखता है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय वाला है। इस दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्मदिन होता है। और विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वाला 1 जून को मनाया जाता है। इसे खाद्य और कृषि संगठन द्वारा स्थापित किया गया था, यानी इसे FAO द्वारा स्थापित किया गया था। इस प्रस्ताव का उद्देश्य डेयरी किसानों और आजीविका का समर्थन करना और अस्थायी डेयरी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2025 को कहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी के समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे, ये कहाँ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। स्टैटिक जीके देखते हैं इसका। RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई थी। 27 सितंबर 1925 को। संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार। डॉक्टर केशव बलीराम हेडगेवार ये इनके संस्थापक थे। मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है। वर्तमान सर संघचालक हैं डॉक्टर मोहन भागवत। वर्तमान में कौन है? डॉक्टर मोहन भागवत।
रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। आरएसएस एक भारतीय दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन है। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वैच्छिक गैर सरकारी संगठन माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने शुरुआती दिनों में आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं। नेक्स्ट, वस्त्र और विदेश राज्य मंत्री श्री पवित्रा मार्गिटा 1 से 3 अक्टूबर 2025 तक किस देश का दौरा करेंगे? तो वस्त्र और विदेश राज्य मंत्री श्री पवित्रा मार्गेरिटा कहाँ पे किस देश का दौरा करेंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसिया। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वस्त्र और विदेश राज्य मंत्री श्री पवित्रा मार्गेरिटा 1 से 3 अक्टूबर 2025 तक रूस की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच कपड़ा उद्योग और राजनीतिक संबंध में सहयोग को और मजबूती प्रदान करना है। रशिया की राजधानी मॉस्को है। वहाँ करेंसी रूबल चलती है, रूसी रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। रिलेटेड फैक्ट्स देख लीजिए। भारत और रूस के बीच लंबे समय से राजनीतिक साझेदारी रही है, खासकर रक्षा, ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्र में। यह यात्रा दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। भारत और रूस ब्रिक्स और संघाई सहयोग संगठन यानी SCO जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भागीदार हैं। नेक्स्ट, GI टैग वाला जोहा चावल किस राज्य से संबंधित है? तो जोहा चावल को GI टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम में जोहा चावल को GI टैग मिला है। देखो, जोहा चावल का एक विशेष सुगंध और स्वाद वाला छोटे दाने वाला चावल है, जिसकी खेती मुख्य रूप से असम में ही की जाती है। इसे अपनी अनूठी विशेषता के कारण भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। चलिए GI टैग के बारे में पढ़ लेते हैं। GI टैग होता क्या है? यह एक चिन्ह है जो उन उत्पादों पर उपयोग किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। उनमें उस उत्पत्ति के कारण ही गुण और प्रतिष्ठा होती है। ये अधिनियम कब लाया गया था? अधिनियम 1999 में लाया गया था। पहला GI टैग किसे मिला था? दार्जिलिंग चाय को 2004-5 में। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं। रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। जोहा चावल मधुमेह को नियंत्रित करने और हृदय रोगों को रोकने में भी फायदेमंद है। असम के कुछ अन्य GI टैग उत्पाद जैसे मूंगा सिल्क, तेजपुर लीची, बोकाचूल एक प्रकार का चावल होता है, बोकाचूल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में कृषि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान है? तो वर्तमान में कृषि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15.5%। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्तमान में कृषि और समग्र क्षेत्र भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में लगभग 15.5% का योगदान है। हालांकि GDP में इसका हिस्सा कम हुआ है, फिर भी यह भारत के अधिकांश आबादी के लिए रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। यानी GDP में कृषि का योगदान कम हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा रोजगार आज भी भारत में कृषि क्षेत्र में ही मिलता है। इसका स्टैटिक देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था क्षेत्र 3 तरह के होते हैं। पहला क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें कृषि, वानिकी, मछली पकड़ना और खनन आता है। द्वितीय क्षेत्र होता है विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग का जितना काम होता है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। और तृतीय क्षेत्र में सेवा होता है, जैसे व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा आदि यह तीसरे क्षेत्र में आता है। भारत के लगभग 58% आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर ही निर्भर है। सेवा क्षेत्र भारतीय सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का सबसे बड़ा योगदान करता है, जिसका हिस्सा 50% से अधिक है। भारत चावल, गेहूं, दालें और दूध में दुनिया में प्रमुख उत्पादकों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए।
हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है? तो कौन से हवाई अड्डे पर, इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री किंजराप राम मोहन नायडू ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया। यह कैफे यात्रियों को किफायती मूल्य पर भोजन और पेय पदार्थ उपलब्ध कराना है। देखिए, उड़ान योजना पूर्ण रूप से उड़े देश का आम नागरिक, इसका फुल फॉर्म है। शुभारंभ कब हुआ था? 2017 में। इसका उद्देश्य था क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करना और हवाई यात्रा को आम लोगों के लिए सस्ता बनाना। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू है और राज्यपाल एस अब्दुल नाजीर हैं। रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। इस कैफे का उद्देश्य हवाई अड्डों पर खाद्य पदार्थ की ऊंची कीमतों की समस्या का समाधान करना है। विजयवाड़ा हवाई अड्डा आंध्र प्रदेश में सबसे व्यस्तम हवाई अड्डों में से एक है। यह पहल हवाई यात्रा को सभी के लिए अधिक सुलभ और आरामदायक बनाने के लिए प्रयास करने का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मुद्रास्फीति को मापने का मुख्य सूचकांक क्या है? तो भारत में इन्फ्लेशन को मापने के लिए मेन इंडेक्स क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में खुदरा स्तर पर मुद्रास्फीति को, महंगाई को मापने के लिए मुख्य सूचकांक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, यानी CPI से भारत में महंगाई को नापा जाता है। RBI अपनी मौद्रिक नीति तय करने के लिए मुख्य रूप से इसी सूचकांक का उपयोग करता है। रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। मुद्रास्फीति क्या होती है? वह दर जिस पर वस्तु और सेवाओं को सामान्य मूल्य के स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का क्रय शक्ति कम होता है। CPI क्या है? यह घरेलू उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का औसत मूल्य को मापता है। जारी कौन करता है? NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये कौन से किसके अंडर में आता है? NSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंदर में आता है। थोक मूल्य सूचकांक थोक स्तर पर वस्तु की कीमत में बदलाव को मापता है और अप्रैल 2014 से RBI ने मुद्रास्फीति का मुख्य उपाय CPI माना। पहले WPI था, अब CPI है। ये होल प्राइस इंडेक्स था, आज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन किस शासक ने किया था? तो थर्ड जो बौद्ध परिषद हुआ था उसका आयोजन किस शासक ने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोका ने। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन लगभग 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, जो आधुनिक पटना है, मौर्य सम्राट अशोक के संरक्षण में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोगलिपुत्र तिस्सा ने की थी। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ हुआ था? ये राजगृह में हुआ था, आजाद शत्रु के संरक्षण में। द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुआ था, कालाशोक के संरक्षण में। तीसरी पाटलिपुत्र में अशोक के संरक्षण में और चौथी कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के संरक्षण में। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य बौद्ध संघ में उत्पन्न हो रहे मतभेद को दूर करना था। इस परिषद में अभिधम्म पिटक नामक तीसरे पिटक का संकलन किया गया था। नेक्स्ट, किस शासक ने दीन-ए-इलाही नामक धर्म की शुरुआत की थी? तो किस शासक ने दीन-ए-इलाही नामक धर्म की शुरुआत की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर ने। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने 1582 में दीन-ए-इलाही नामक एक समकालिक धर्म की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य सभी धर्मों को अच्छे सिद्धांत को मिलाकर एक नया मार्ग बनाना था।
अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा है। वंश कौन सा था? मुगल वंश। राजधानी फतेहपुर सीकरी, आगरा, लाहौर रह चुकी थी। महत्वपूर्ण कार्य मनसबदारी प्रणाली, जजिया कर की समाप्ति, इबादत खाना की स्थापना। दीन इलाही का मुख्य आधार सुलह एक कुल यानी सभी के साथ शांति की नीति थी। बीरबल एकमात्र हिंदू थे जिन्होंने इस धर्म को स्वीकार किया था। यह धर्म अकबर की मृत्यु के साथ ही लगभग समाप्त हो गया। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल किसमें है? क्षोभमंडल में ही आता है। देखिए, क्षोभमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली सतह, यह पृथ्वी की सतह से लगभग 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 से 18 किलोमीटर। मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बादल, वर्षा, आंधी इसी परत में होती है। जितना भी मौसम से रिलेटेड, वायुमंडल से रिलेटेड, बारिश वाले से हवा चलना, सब इसी में होता है। देखो, वायुमंडल की परतें नीचे से ऊपर देख लेते हैं। पहले क्षोभ मंडल आता है, फिर संताप मंडल आता है, यहाँ ओजोन परत पाई जाती है, फिर मध्य मंडल आता है, फिर ताप मंडल आता है, फिर सबसे बाहर को बाह्य मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता जाता है। वायुमंडल का लगभग 75% द्रव्यमान इसी परत में होता है। क्षोभ मंडल और संताप मंडल को अलग करने वाली सीमा को ट्रोपोपोज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो सूर्य से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। विटामिन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विटामिन डी सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। यह हमारी त्वचा सूर्य के पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आती है। वह कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी का निर्माण करती है। इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है क्या है? कैल्सीफेरोल। यह प्रकार क्या? यह एक वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में ही घुलनशील विटामिन है। कार्य, यह शरीर के कैल्शियम और फॉस्फेट का अवशोषण करने में मदद करता है, जो हड्डी को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। कमी होने से रिकेट्स रोग होता है और ऑस्टियोमलेशिया रोग हो सकता है। विटामिन डी का स्रोत क्या है? किस किस चीज़ में मिलता है? ये दूध, पनीर, अंडे की जर्दी और मछली के तेल में मिलता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल क्लियर SSC ऑफिशियल पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।